चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आप 9th 10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं और कुछ की बात हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो चैप्टर को अच्छे से समझ के तब हम जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और इसका हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर महत्व है, क्यों उपयोगी है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है, हमको मालूम है केमिस्ट्री को बोला जाता है पदार्थों का विज्ञान। पदार्थों की जहाँ पर बात आती है इसका मतलब हम पदार्थ के बड़े रूप की तो बात कर ही रहे हैं और साथ ही साथ जो इसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाइयां हैं उनके बारे में भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जैसे कि अणु के बारे में, परमाणु के बारे में, इनके द्रव्यमानों के बारे में, है ना। तो यही होती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में केमिस्ट्री का महत्व है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में आप लोगों ने सुना होगा जो नए नए उर्वरकों का विकास होता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम सल्फेट, ये सभी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। साथ ही साथ कीटनाशी या फिर कवकनाशी, पीड़कनाशी, है ना, जिससे अनाज उत्पादन अच्छा हो, तो उसमें भी रसायनों का ही उपयोग होता है। प्रदूषण नियंत्रण में आपने CNG का नाम सुना होगा, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग किसके प्रतिस्थापक के रूप में किया जा रहा है, पेट्रोल के प्रतिस्थापक के रूप में, है ना। और इसी प्रकार से जैव निम्नीकरणीय बहुलकों के द्वारा भी प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो बहुलक जीवों के द्वारा निम्नीकृत कर दिए जाएंगे तो उनसे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थों की स्टोरेज के लिए, ठीक है, या खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, है ना, कृषि क्षेत्र में जिसमें हमने बात कर ली। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। आपको मालूम ही है, बाकी जो हमारा चिकित्सा क्षेत्र है ना, कोरोना काल में भी आप लोग देख रहे हैं विभिन्न रसायनों का प्रयोग हो रहा है, या विभिन्न दवाइयां, किसी भी बीमारी की दवाई के लिए विभिन्न रसायनों का ही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थों का विज्ञान होता है। ठीक है, तो चैप्टर में भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे द्रव्य से। द्रव्य मतलब पदार्थ, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मैटर, है ना। पदार्थ के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ना, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो पदार्थ का नाम अब हम क्या बोलने वाले हैं, द्रव्य। और द्रव्य क्या होता है या फिर पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, चाहे वे मेज हो, कुर्सी हो, है ना, गिलास हो, ये आइसक्रीम हो, या फिर हवा ही क्यों ना हो, ये सारी वस्तुएं किससे निर्मित है, पदार्थ से ही निर्मित होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, है ना। जैसे कि हवा भी जगह घेर रही है, ठीक है, गिलास भी जगह घेर रहा है ना। कोई भी चीज हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती हैं या पदार्थ होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, जगह तो घेरते हैं, साथ ही साथ इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब क्या, इनमें कुछ द्रव्य की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, तभी तो हम बोल रहे हैं सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है, द्रव्य से या पदार्थ से मिलकर बनी है। ठीक है, अब ये आइसक्रीम ही देख लीजिए, इस आइसक्रीम के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर ये आइसक्रीम बनी है। वैसी ही कोई वस्तु अगर गैस की अवस्था में है, यानी कि वायुमंडल में हवा के रूप में है अगर, तो उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पदार्थ में क्या होता है, द्रव्य की मात्रा होती है, या किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है ना, अर्थात त्वचा, आंख, नाक, कान या जीवा, इनमें से किसी एक के द्वारा भी अगर अनुभव किया जा सकता है तो ये सब द्रव्य की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। तो समझ गए आप लोग, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वे किससे निर्मित हैं, वह द्रव्य से निर्मित हैं, या फिर पदार्थ या फिर मैटर से निर्मित हैं। तो पदार्थ को या द्रव्य को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं वह वस्तु जो स्थान घेरती है ना,
जो द्रव्यमान रखती है, द्रव्यमान मतलब जिसमें द्रव्य की कुछ मात्रा होती है, द्रव्य मतलब पदार्थ की कुछ मात्रा होती है, ठीक है, या जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या, जैसे कि आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, तो ये सभी गुण किसके हैं, द्रव्य के हैं, ठीक है। तो आप द्रव्य को परिभाषित करते हुए इस प्रकार की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि द्रव्य को कितने रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो द्रव्य को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, जो कि इसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर होता है। भौतिक अवस्थाएं क्या, जिनको हम सामने से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, जो कि इसमें उपस्थित अवयवों के संघटन के आधार पर होता है। तो द्रव्य का वर्गीकरण कितने रूपों में हो गया, 2 रूपों में। एक हो गया भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, जो कि किसके आधार पर होता है, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर होता है, ठीक है। और द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में आप अपनी बहुत छोटी से छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हो, जैसे कि ठोस अवस्था, ठीक है, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैसीय अवस्था या फिर गैस, ठीक है। ठोस अवस्था को बोला जाता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, द्रव अवस्था को बोला जाता है लिक्विड स्टेट, ठीक है, और गैसीय अवस्था को तो गैसियस स्टेट ही बोला जाता है, ठीक है। तो आगे चल के इनको जरा इनके अवयवों के आधार पर देखते हैं। तो देखिए, जो ठोस होते हैं उनमें जो उपस्थित कण होते हैं ना, वे एक दूसरे के साथ नियमित रूप से संरचना का निर्माण करते हैं, आपस में एक दृढ़ आकर्षण बल के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तभी तो ठोस के रूप में उदाहरण में आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे मेज होता है ना, मेज को इधर से उधर ले जाओ, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाओ, तो मेज वैसे का वैसे ही रहता है, अर्थात उसके जो कण है, उसमें जुड़े हुए जो कण है, उनके मध्य में आकर्षण बल बहुत अधिक है। इसीलिए ठोस अवस्था में जो पदार्थ का आकार और आयतन होता है, अर्थात जैसी उसकी संरचना है या आकृति है, वह क्या रहेगी, हर जगह समान रहेगी, है ना। और आयतन, जितना वो स्थान घेर रहा है, एक कमरे में एक मेज ने जितना स्थान घेरा है, दूसरे कमरे में भी वह उतना ही घेरेगा, ठीक है। उसी प्रकार से द्रव अवस्था होती है, ये तरल रूप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं पदार्थ के, वह ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर उपस्थित होते हैं। तो द्रव अवस्था के उदाहरण में आप क्या ले सकते हो, आप बोल सकते हो पानी, है ना, पानी तरल अवस्था में होता है ना, तेल, है ना, और दूध इत्यादि, ठीक है। तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ का आकार होता है वह तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि पानी को आप जग में डालोगे तो वो जग का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालोगे बाल्टी का आकार ले लेगा, है ना, किसी में भी डालोगे वह उसका आकार ले लेगा। ऐसे ही तेल या दूध के साथ में भी होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अर्थात 50 मिलीलीटर पानी को अगर आप गिलास में डालते हो, जग में डालते हो, है ना, या फिर बाल्टी में भी डाल दो, तो वह 50 मिलीलीटर स्थान घेरने लायक ही आयतन रखेगा हर एक बर्तन में, ठीक है, लेकिन आकार उसका बदल जाएगा, ठीक है। तो द्रव का जो आकार है वह अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। वहीं अगर हम बात करें गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वे क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही कम आकर्षण बल होता है, ठीक है, और इसी वजह से इनका जो आकार और आयतन है वे दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये भी जाना होगा अपनी 9th और 10th क्लासेस में कि हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठोस को हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव को हम गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, ऊष्मा देकर, तापमान में परिवर्तन के द्वारा, है ना, और दाब के द्वारा भी कर सकते हैं, ये भी पढ़ा होगा, है ना। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो हम उसे अगर तापमान कम कर देंगे या ठंडा करेंगे तो वह द्रव में बदल जाएगा, है ना। और जो द्रव अवस्था वाला पदार्थ है उसका भी जब तापमान कम करेंगे या ठंडा करेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण इतना ही होता है, ठीक है। इसमें बस आपको द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव और गैस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण देखते हैं।
तो देखिए द्रव्य को रासायनिक रूप से वर्गीकृत करते हुए भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना, और दूसरे होते हैं मिश्रण। ठीक है, इनके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? शुद्ध पदार्थ क्या होते होंगे? जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। अब अगर आप मार्केट से 1 लीटर दूध लेकर आते हो और आप बोलते हो कि ये तो काफी शुद्ध लग रहा है क्योंकि इसमें पानी की मिलावट नहीं है, तो केमिस्ट्री की भाषा में तो वह शुद्ध नहीं है, केमिस्ट्री की भाषा में वह भी मिश्रण है। क्योंकि एक दूध से ही आप कितने सारे पदार्थ बना सकते हो, आप लस्सी बना सकते हो, दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है उसमें मिश्रण है कई अन्य तत्वों का। ठीक है, जबकि अगर आप लोहा ले लो, अगर आप लोहे को तोड़ते हो, भौतिक रूप की बात, तो लोहे पर अगर आप भौतिक रूप से चोट कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, तो वह टूटने के बाद भी जिन टुकड़ों में विभक्त होगा वह हमें लोहा ही प्राप्त होगा, है ना। तो इसका मतलब जो लोहा है वह क्या है? शुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ को भी हम दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। ठीक है, वही जो मिश्रण होता है इसे भी हम दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले भी 9th क्लास में या 10th क्लास में, है ना। तो तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ही परमाणुओं ने संयोग करा और बना दिया H2, यानी कि हाइड्रोजन का अणु। तो ये क्या है? तत्व है, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, और कुछ तत्व सिंगल रूप में भी पाए जाते हैं, सिंगल परमाणु के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपने आयरन सुना होगा, आयरन को हम क्या लिखते हैं? Fe। ठीक है, निकेल को हम क्या लिखते हैं? Ni। ठीक है, तो इस टाइप के जो तत्व हैं जिनका एकल परमाणु पाया जा रहा है ये भी तत्व हैं, और जिनके समान परमाणुओं से मिलकर कोई अणु बन रहा है वह भी क्या है? एक तत्व ही है। ठीक है, तो अब तत्वों को भी हम 3 रूपों में वर्गीकृत करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो तत्व का पहला प्रकार होता है धातु। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं, है ना, तन्य होती हैं, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। अधातुएं धातुओं के विपरीत होती हैं, है ना। और उपधातुएं मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो यौगिक होता है, यौगिक को भी 2 भागों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते होंगे? नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें मूलतः कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें मूलतः कार्बन नहीं पाया जाता है। जैसे NaCl या सोडियम क्लोराइड का उदाहरण ले लीजिए, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। इसमें कहीं पे कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक में आप ग्लूकोज का उदाहरण ले सकते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कार्बन नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से ही बने होते हैं, तो ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। मिश्रण में हम लोग समांगी और विषमांगी मिश्रण लेते हैं। तो यौगिक और मिश्रण के बारे में हम आगे भी बात करते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, तो एक एक करके इनको जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। हम उदाहरण लेंगे H2O का। H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? जल का। ठीक है, तो आप देखिए H2O के उदाहरण में आपको एक ऑक्सीजन का परमाणु नजर आ रहा है। ठीक, 2 आपको क्या नजर आ रहे हैं? हाइड्रोजन के परमाणु नजर आ रहे हैं। तो आपका बन गया जल का अणु, है ना। अब देखिए, जल को आप किसी भी स्रोत से लो, चाहे आप लो अपनी घर की टंकी का पानी या नल में आने वाला पानी या नदियों का पानी, कहीं पर भी आप लोगे तो जो जल बना होगा ना, उसमें जो तत्वों का अनुपात है, अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं, वह निश्चित संख्या में ही विद्यमान होंगे। तो H2O में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक है, और कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो हर जगह पर इसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित रहेगा, और इन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित ही रहेगा, है ना।
जैसे कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित रूप में 1:8 रहता है। उसी प्रकार से आप एक और उदाहरण ले लीजिए। देखिए, उदाहरण ले लीजिए आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का, है ना, यही तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र, है ना। तो आपने CO2 का उदाहरण लिया और देखिए इसमें कार्बन का एक परमाणु है ना, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, ठीक है। और ये तो हमारा क्या था? ये हमारा जल का अणु था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने किसका उदाहरण लिया था? H2O का, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में था, एक परमाणु है ऑक्सीजन का क्योंकि, और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ठीक है। तो इसमें भी जो कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु है वह निश्चित अनुपात में ही हमेशा मिले रहेंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कहीं पर भी उपस्थित हो, ठीक है। तो हर जगह इनमें उपस्थित तत्वों का अनुपात निश्चित ही होगा। तो आप यौगिक को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण के 2 पार्ट्स देखे हमने, एक देखा था समांगी मिश्रण और एक देखा था विषमांगी मिश्रण। तो ये जो नींबू पानी है ये है समांगी मिश्रण का उदाहरण, और जो ये सब्जी आप देख रहे हो ये है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। कैसे? अब सोचिए जरा। देखिए, जब आप पानी में चीनी या फिर नमक को घोल देते हो नींबू पानी बनाने के लिए ना, और ये अच्छे से घुल जाती है, उसके बाद जब आप इसका टेस्ट करते हो, है ना, या फिर इसका रंग देखते हो तो हर जगह समान रहता है। इसका मतलब है इसमें जो चीनी या नमक के कण थे वह हर जगह समान रूप से वितरित हो गए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? समांगी मिश्रण। अर्थात इसका हर एक अंग समान है, इसमें कणों का वितरण हर जगह पर समान है, ठीक है। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जैसे कि सब्जी। अब देखिए, अगर आपने कोई सब्जी बनाई, मान लिया आपने पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है, तो आज आप उसमें मिर्च, नमक, मसाले, इसका जो अनुपात रहेगा वो कुछ अलग हो सकता है, कल को कुछ अलग हो सकता है ना। या फिर आप पनीर की सब्जी अपने घर में बनाइए या फिर किसी रेस्टोरेंट से लेके आइए, तो उसमें नमक मसालों का अनुपात अलग अलग ही होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कण है, या फिर आप ये भी देख रहे हैं इसमें जो उपस्थित जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कण हैं, वे क्या है? अलग अलग रूप में वितरित है, एक समान वितरित तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। आपने देखा है जो घर में दाल वगैरह होती है, दाल वगैरह साफ की जाती है ना बनाने से पहले, तो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर को चुना जाता है, छांटा जाता है, अलग किया जाता है ना। तो वे कंकड़ पत्थर भी क्या होते हैं? अलग अलग अनुपात में होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं, है ना। हर जगह समान तो वितरित नहीं होते, तो वह भी विषमांगी मिश्रण है। तो जिस भी मिश्रण में जो कणों का वितरण है वो हर जगह अगर समान ना हो तो वह क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। और मिश्रण को आप कैसे परिभाषित करेंगे? आप बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? मिश्रण बनता है, और उसमें जो पदार्थों का अनुपात होता है वह क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वह है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर बताइए। तो यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित जब नहीं होते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं। रासायनिक रूप से संयोजित होने का क्या मतलब है? कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की अभिक्रिया हुई है साथ में। लोग एक समीकरण लिखते थे ना छोटी क्लासेस में, H2 + O2, और इन्होंने मिलकर किसका निर्माण कर दिया? जल का निर्माण कर दिया, H2O का, है ना। और इसको हम इस प्रकार से संतुलित कर लेते थे, 2H2 + O2 = 2H2O, ठीक है। तो ये क्या हुई है? परस्पर अभिक्रिया हुई है, रासायनिक रूप से ये संयोजित हुए हैं और तब इन्होंने जल के अणु का निर्माण किया है। जबकि मिश्रण में सेम कंडीशन नहीं है। जब हम यहाँ पर पनीर की सब्जी देख रहे हैं तो क्या जब आपने इसमें मसाले और ये मिर्ची या फिर अन्य जो भी पदार्थ या सब्जियां इसमें मिक्स की होंगी, क्या वे रासायनिक रूप से संयोजित हो चुकी है? नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं वे रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते हैं। दूसरी बात अंतर की, द्रव्यमान के स्थिर अनुपात में तत्वों का संयोजन होता है। जैसे कि हमने जल के अणु यानी कि H2O में देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में संयोजित होते हैं। उनका क्या अनुपात होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, जबकि यहाँ पर घटक निश्चित अनुपात में नहीं संयोजित होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? मिश्रण है, और यौगिक में क्या है? एक निश्चित अनुपात है, ठीक है।
अगला अंतर का पॉइंट है कि ये सदैव समांगी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, अर्थात जो जल का अणु है उसमें हर जगह पर उपस्थित कणों का वितरण क्या है, समान है, ठीक है। जबकि मिश्रण के तो दो रूप हमने देख ही लिए, क्या क्या, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक और पॉइंट है कि इसमें जो यौगिक होते हैं उनमें अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे जल है ना, जल को तोड़ के देखिए, अगर आप उसको तोड़ते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, नहीं होती है, भौतिक विधियों से तो नहीं होती है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जल का वैद्युत अपघटन करना पड़ता है, और वह क्या कहलाती है, एक रासायनिक विधि कहलाती है, ठीक है। जबकि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। सब्जी में से आप अलग अलग पदार्थों को अलग अलग निकाल सकते हो। आप चाय बनाते हो, है ना, छान करके आप चाय पत्ती को अलग कर लेते हो। तो इस प्रकार से जो यौगिक होता है उसके अवयवों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से आसानी से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्रव्य और द्रव्य की प्रकृति के बारे में, जिसमें हमने द्रव्य के बारे में समझ लिया और उसका भौतिक एवं रासायनिक वर्गीकरण देख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट में एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, द्रव्य क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं या फिर हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिससे निर्मित होती हैं उसे ही हम द्रव्य कहते हैं। तो एक होता है इसका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है इसका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्थाओं के आधार पर होता है, जिसमें द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैसीय अवस्था या फिर गैस, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण में दो रूप हमने देखे, क्या क्या, एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना, और दूसरे क्या होते हैं, मिश्रण, ठीक है। फिर शुद्ध पदार्थ को भी दो रूपों में देखा हमने, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं तत्व, ठीक है, और दूसरे होते हैं यौगिक, है ना। और मिश्रण को भी दो रूपों में वर्गीकृत करते हुए हम लोगों ने देखा, क्या क्या, एक होते हैं समांगी मिश्रण जिनमें कणों का वितरण हर जगह पर समान होता है, और दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण, अर्थात जिसमें कणों का वितरण हर जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। और तत्व के तीन प्रकार हमने देखे, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के दो प्रकार हमने देखे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार आपका जो पहला कॉन्सेप्ट था द्रव्य से संबंधित वह कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है, और जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बोली है उनको अच्छे से नोट भी करते रहना है साथ ही साथ, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे द्रव्य के गुण और उनके मापन की। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य के गुण तथा इनका मापन। लास्ट लेक्चर में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने द्रव्य अर्थात मैटर या फिर पदार्थ के विषय में बात की थी, है ना, और हम लोगों ने उसकी प्रकृति को भी जाना था। तो आज हम देखेंगे कि द्रव्य के गुणों को किस प्रकार से हम लोग विभाजित करके पढ़ते हैं और इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो जो द्रव्य होता है उसके गुणों को दो रूपों में विभक्त करके देखा जा सकता है। पहला होता है भौतिक गुण और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण जैसे कि क्या, भौतिक गुण ऐसे गुण जिसके लिए हमें पदार्थ की अभिक्रिया अन्य पदार्थों से कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि रंग, गंध, है ना, द्रव्यमान, घनत्व, है ना, और साथ ही साथ गलनांक, क्वथनांक इत्यादि, ये सभी किसी भी द्रव्य के भौतिक गुणों में शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण ऐसे गुण होते हैं जिसके लिए हमें पदार्थ की अभिक्रिया अन्य पदार्थों के साथ में करानी पड़ती है, तब जाके हमें उसमें उपस्थित अवयवों के संगठन के परिवर्तन के बारे में या अवयव किस प्रकार से संगठित हैं किसी पदार्थ में हमें मालूम पड़ता है। तो रासायनिक गुणों में आप बोल सकते हैं कि जब अम्ल से क्रिया कराई जाती है पदार्थ की, या फिर किससे क्रिया कराई जाती है, या फिर क्षारकों से क्रिया कराई जा सकती है, ठीक है, या फिर पदार्थ का दहन भी होता है, तो भी क्या हमें पता चलते हैं, उसके रासायनिक गुण पता चलते हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में आया आपको कि द्रव्य के दो गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण जिन्हें हम स्पष्टता प्रत्यक्षता देख पाते हैं, जैसे कि रंग, गंध, घनत्व, गलनांक, और रासायनिक गुण जिनके लिए हमें पदार्थ की अभिक्रिया अन्य पदार्थों के साथ में करानी पड़ती है, ठीक है।
अच्छा, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं उन्हें हम मात्रकों के द्वारा नापते हैं। जैसे कि कहीं पर हमें द्रव्यमान निकालना है ना, कहीं पे हमें किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मात्रक लिखते हैं, है ना। जैसे कि हम दूरी का मात्रक मीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक गुणों को मापने की हम विधियां इस चैप्टर में देखेंगे कि उनके क्या क्या मात्रक होते हैं, ठीक है। बाकी जो रासायनिक गुण है तो ये तो हम आगे चल के पढ़ते ही रहेंगे। जब पदार्थ की विभिन्न अन्य पदार्थों के साथ में अभिक्रियाएं होती हैं तो पदार्थ किस प्रकार से रिएक्ट करता है और हमें किस प्रकार का उत्पाद प्रदान करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो इकाई की पद्धतियां अपनाई जाती हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न मात्रकों को लिखते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली पद्धति होती है वह है CGS पद्धति, ठीक है। CGS पद्धति सर्वप्रथम फ्रांस में विकसित की गई थी और इसकी जो फुल फॉर्म कहें या फिर इसका जो हम मात्रकों के रूप में अगर इसे अभिव्यक्त करें तो C मतलब होता है यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। G मतलब क्या हो जाएगा, G मतलब हो जाएगा ग्राम, ठीक है। और S मतलब क्या हो जाएगा, S मतलब हो जाएगा सेकंड, है ना। सेकंड किसका मात्रक होता है, टाइम का या समय का, ठीक है। एक दूसरी पद्धति होती है FPS। FPS पद्धति में भी 3 मूल इकाइयां होती हैं और इसका प्रयोग आजकल अब बहुत ही कम होने लगा है। यह मापन की पद्धति ना एक ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। तो इसको जो F है यहाँ पर है फुट, P मीन्स यहाँ पर है पौंड और S मीन्स तो आपको पता ही है क्या होता है, सेकंड, ठीक है। फिर एक और पद्धति है MKS पद्धति, इसे भी फ्रांस में ही विकसित किया गया था, ठीक है। और इसी को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आप ये M देख रहे हो इसका मतलब है मीटर, ठीक है। जो K आप देख रहे हो इसका मतलब है किलोग्राम, ठीक है। और जो ऐसा आप देख रहे हो उसका मतलब तो आपको मालूम है क्या है, सेकंड, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक पद्धतियां हो गई जिनके माध्यम से हम इकाइयां या मात्रक आदि लिख पाते हैं भौतिक राशियों का, ठीक है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है वह होती है SI पद्धति, ठीक है। इसे हम लोग इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं और इसी के अंतर्गत जो हम आधारभूत इकाइयां पढ़ने वाले हैं या आधारभूत भौतिक राशियों के मात्रक इत्यादि को पढ़ने वाले हैं वह SI पद्धति के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो देखिए SI पद्धति के अंतर्गत 7 आधारभूत इकाइयां दी गई हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। हम एक एक करके इनकी राशि का प्रतीक, इनकी SI इकाई का नाम और SI इकाई का प्रतीक लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो लंबाई होती है इसका राशि का प्रतीक होता है L, ठीक है। और इसकी जो SI इकाई है उसका नाम होता है मीटर, ठीक है। और इसकी SI इकाई का जो प्रतीक होता है वह होता है स्मॉल m, ठीक है। फिर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान अर्थात द्रव्य की मात्रा या पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से, ठीक है। और इसकी जो इकाई का नाम होता है वह क्या होता है, वह होता है किलोग्राम, ठीक है। और इसका जो SI इकाई का प्रतीक है उसे हम लिखते हैं स्मॉल kg, ठीक है। उसके बाद आता है समय। समय के बारे में आपको मालूम ही है, समय की राशि का प्रतीक स्मॉल t होता है, ठीक है। और इसकी SI इकाई का नाम क्या होता है, सेकंड होता है। और सेकंड को आप किससे दिखाते हैं, स्मॉल s से दिखाते हैं, ठीक है। फिर है तापमान। तापमान की राशि का प्रतीक होता है कैपिटल T। समय का क्या होता है, स्मॉल t, और तापमान का क्या होता है, कैपिटल T। इसकी जो SI इकाई है उसका नाम होता है केल्विन और केल्विन का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल K, ठीक है। फिर आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आप दिखाते हो I से, ठीक है। और इसकी SI इकाई का नाम होता है एम्पियर, ठीक है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, एम्पियर। और इसका जो SI इकाई का प्रतीक है वह होता है कैपिटल A, ठीक है। फिर होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता आप लोगों के लिए कुछ नया है तो इसको मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझाती हूँ। देखिए जब कोई भी कैंडल या फिर मोमबत्ती को जलाया जाता है ना,
तो मोमबत्ती क्या है? एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो उससे निकलने वाली जो ज्योति है उसकी कितनी तीव्रता है, वही क्या कहलाती है? ज्योति तीव्रता कहलाती है। और जो इसका एसआई इकाई का नाम होता है ना, वह होता है कैंडेला। और ये जो कैंडेला है ये लैटिन भाषा के शब्द कैंडल से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये है कैंडेला और इसका एसआई प्रतीक भी होता है स्मॉल सी डी, ठीक है। और इसकी जो राशि का प्रतीक होता है ज्योति तीव्रता का, वह होता है आई न्यू, ठीक है। फिर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा आप लोग 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, जब आप मोल के बारे में बात करते थे। तो पदार्थ की मात्रा का राशि प्रतीक n है, ठीक है। और इसकी इकाई का जो नाम है, एसआई इकाई का नाम, वह होता है मोल। और मोल को आप इकाई प्रतीक के रूप में किस प्रकार से लिखते हो? MOL, मोल, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी आधारभूत इकाइयां जिनके मात्रक एसआई इकाई में आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो इकाइयां बहुत सारी चीजों के लिए लिखते हैं, जैसे कि हम द्रव्यमान के लिए भी लिखते हैं, है ना, कहीं पर हम लोग चाल के लिए भी लिखते हैं, दूरी के लिए भी लिखते हैं, वेग के लिए भी लिखते हैं, है ना। तो विभिन्न इनमें से कुछ तो हमें, जैसे दूरी का है, वह तो इसी में से मिल जाता है। दूरी क्या होती है? लंबाई के मात्रक के रूप में होगी, यानी कि मीटर हो जाएगी, है ना। लेकिन कुछ के हमें इसमें से नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिसके हमें इसमें से मात्रक नहीं मिल पा रहे हैं, जिन भौतिक राशियों के, उन भौतिक राशियों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। क्योंकि जो उनकी इकाइयां हैं वह किससे बनती हैं? वह इन आधारभूत या इन बेसिक इकाइयों से बनती हैं, इन फंडामेंटल इकाइयों से बनती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ व्युत्पन्न इकाइयों के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखिए, जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र क्या होता है? इसको आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब देखिए, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सबके मात्रक तो वैसे ही होंगे जैसे लंबाई का होता है, मीटर ही तो होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? लंबाई का स्क्वायर या फिर लंबाई का वर्ग, ठीक है। अब लंबाई का वर्ग का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया आप मीटर रख लोगे, ठीक है, और इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको? मीटर का वर्ग, या फिर और क्या लिख सकते हो? वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल है उसकी इकाई किससे बन गई? लंबाई के मात्रक से बन गई, और कितनी हो गई? वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति आयतन या फिर द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान अभी हमने आधारभूत राशियों में देखा कि द्रव्यमान का जो प्रतीक है मात्रक का, वह क्या है? केजी है, ठीक है, स्मॉल के और जी, ठीक है। और जो आयतन होता है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा लंबाई का क्यूब, और लंबाई का क्यूब मतलब मीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसका जो आपको मात्रक मिल गया वह क्या मिल गया? किलोग्राम मीटर की घात ऋण 3। जब ये m का क्यूब जो कि किस में था? हर में था, है ना, डिनोमिनेटर में था। जब ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा या अंश में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? घात ऋण 3 ही तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये धन 3 है, ठीक है। तो घनत्व का मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम मीटर की घात ऋण 3, ठीक है। देखिए, वेग, वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, है ना। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा? जो दूरी का मात्रक होता है, विस्थापित होना किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक है। तो आपका क्या बन गया? मीटर सेकंड की घात ऋण 1 बन गया, क्योंकि s यहाँ पर क्या था? 1 था, ऊपर गया न्यूमरेटर में या अंश में, तो क्या बन गया? s की घात ऋण 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मीटर सेकंड की घात ऋण 1, या फिर ये भी लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर बात आती है त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, है ना, यानी कि वेग बट्टे समय। ये सब आप फिजिक्स में कर चुके होंगे अपनी, या फिर आने वाले टाइम में करोगे, ठीक है। तो वहां पर भी ये सब आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो त्वरण क्या हो गया? वेग बट्टे समय। अब वेग का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड की घात ऋण 1, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड, यानी कि s,
ठीक है। अब ये s यहाँ पर कितना है, 1 है, धन 1, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, कितना हो गया, मीटर सेकंड की घात ऋण 1 ऋण 1, तो कितना बन गया, मीटर सेकंड की घात ऋण 2, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया त्वरण का मात्रक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है बल। बल क्या होता है, बल आप लोगों ने किया होगा अपनी फिजिक्स की कक्षाओं में, F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। m क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, a क्या है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो मास अर्थात द्रव्यमान, इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। और एक्सीलरेशन का अभी हम लोगों ने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2। तो ये हो गया आपका बल का मात्रक, ठीक है। अब एक और है दाब। दाब क्या होता है, दाब होता है प्रेशर, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही तो दाब कहलाता है ना। और बल की इकाई या बल का मात्रक कितना है, बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये जो m की घात में 2 है, ये ऊपर जाएगा अंश में, तो क्या हो जाएगा, m की घात ऋण 2। इसको करके देखते हैं। देखिए जो ये किलोग्राम है ना, इसको हमेशा स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम मीटर की घात अभी क्या है, 1 है, ये ऊपर गया अंश में, तो क्या हो गया, m की घात ऋण 2 और सेकंड की घात ऋण 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया किलोग्राम मीटर की घात ऋण 1, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऋण 1 और सेकंड की घात ऋण 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बल का मात्रक है वह क्या होता है, वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो दाब का मात्रक है वह क्या होता है, किलोग्राम मीटर की घात ऋण 1 सेकंड की घात ऋण 2। साथ ही साथ मैं आपको इनकी एक और इकाइयां बता दूं, ठीक है। तो जो बल की इकाई होती है उसे हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है, यानी कि N, कैपिटल N, ठीक। और ये न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। वहीं जो दाब होता है इसकी इकाई का नाम होता है पास्कल, ठीक है। और पास्कल को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल P और स्मॉल a, ठीक है। तो ये हो गया दाब का मात्रक। अब देखिए, अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ में या फिर किसी वस्तु में कितना मैटर है या फिर कितना द्रव्य है या फिर कितना जो वो वस्तु है वह कितने द्रव्य से कितने पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, वह क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। जबकि भार क्या होता है, किसी वस्तु पर गुरुत्व द्वारा डाला गया बल, अर्थात जहां पर गुरुत्व कम होगा, है ना, तो वहां पर भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि जो द्रव्यमान है यानी कि किसी वस्तु की जितनी मात्रा है वह उतनी ही रहेगी हमेशा, बल्कि उसका भार कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि चंद्रमा पर जाने पर किसी मनुष्य का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्व द्वारा डाला गया बल भी क्या है, कम हो जा रहा है, ठीक है। जबकि जो उसका द्रव्यमान है, जो मनुष्य में जितना भी द्रव्य है, अर्थात आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे उसके पास हाथ, पैर, है ना, सिर, ये सब किसमें है, द्रव्य के रूप में है, या फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण किसी मनुष्य के शरीर का वह द्रव्य के रूप में है, तो वह तो चंद्रमा पर जाने पर घटता या बढ़ता नहीं है ना, उतना ही रहता है, ठीक है। बस भार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ताप मापन के पैमाने। देखिए ताप मापन के 3 पैमाने हैं हमारे पास, एक है केल्विन, एक है सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट। इन पे जो जल का क्वथनांक है या जो जल का हिमांक है, तीनों ही पैमानों पर मैंने लिख दिया है, तो इन्हें आप कॉपी में इसी प्रकार से नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 पैमाने हैं, है ना। अब हमने मान लिया कि कभी हमें टेम्परेचर या तापमान की वैल्यू केल्विन पे पता है या डिग्री सेल्सियस पे पता है या फिर फ़ारेनहाइट पे पता है, और हमें इसे
अगले या फिर किसी और तापमान पैमाने के अनुसार इसकी गणना करनी है। मान लिया हमें फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू पता है, ठीक है, अब हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और उसमें हमको चाहिए डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट हमको दिया है तो हम डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है तो आप इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं जो केल्विन होता है, अगर आपको केल्विन की वैल्यू पता है, ठीक है, तो अगर आपने डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और इसको हम जनरली केवल 273 भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो जो ये दो फॉर्मूले आपको दिए हैं, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप लोग अलग अलग पैमानों पर इनके ताप की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मापन में अनिश्चितता की, ठीक है, जिसमें हम लोग वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, विमीय विश्लेषण इत्यादि को समझेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवाइज करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।